हेलो एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रिव्यू अबाउट पेपर ऑफ सिक्योरिटीज लॉज। हर बार सिक्योरिटीज लॉज में जो पहला क्वेश्चन आता है ना, फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन, वो थोड़ा सा बाउंसर होता है। मैं हर बैच में, क्लास में भी आपको यही कहता हूं कि सिक्योरिटी लॉ में आउट ऑफ 100 मार्क्स 10 to 15 मार्क्स ऐसे होंगे जहां आप प्रिपेयर होकर जाएं कि वो बाउंसर फेंकेंगे। बट उन 15 नंबर के क्वेश्चन से, 10 नंबर के क्वेश्चन से, मतलब 2 से 3 मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाउंसर होते हैं। चाहे वो प्रैक्टिकल के नाम पर बाउंसर दें या कुछ अजीब सा ही थ्योरी का क्वेश्चन पूछ ले, जनरली वो प्रैक्टिकल के नाम पर बाउंसर होता है। तो मैं हर बार कहता हूं कि मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं और आप सिक्योरिटी लॉ का पेपर 85 to 90 मार्क्स का ही मानकर जाएं। और वैसे भी आइडियली 90 मार्क्स तक का पेपर आप अटेंड करें, थ्योरी में तो चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 90 का ही अटेंड करना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स हैं 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आते हैं। हम हर बार देखते ही हैं कितनी एग्जाम्शंस आती हैं सिक्योरिटीज लॉज में। बट मॉडरेट लेवल पर अगर मैं बात करूं तो मैं हर बार स्टूडेंट से कहता हूं, क्लास में आपको पता ही है कि 85 to 90 मार्क्स आर सफिशिएंट, और वो पेपर देखकर आपको समझ में भी आ जाता है कितना कर लो बहुत है। 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से बाउंसर आते हैं, स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं। लेकिन लकीली इस बार फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, कभी हमने भी नहीं सोचा था यहां से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कट ऑफ टाइम जो होता है, कट ऑफ टाइम या जिसको हम म्यूचुअल फंड्स के केस में रिडम्पशन के लिए बात करते हैं, तो 3 बजे का टाइम हम कट ऑफ कहते हैं कि 3 बजे के पहले रिडम्पशन के लिए अप्लाई करोगे, कौन सी एनएवी लगेगी, 3 बजे के बाद अप्लाई करोगे, कल की एनएवी लगेगी, क्या होगा। तो उसी पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन था। 7 जून को वो रिडम्पशन करवाने आए तो डेफिनेटली 7 जून को 2:30 बजे ही आ गया, तो 3 बजे के पहले आ गया। अब बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हुए। कट ऑफ टाइम क्या है डेट और इक्विटी ओरिएंटेड के लिए, क्योंकि लिक्विड फंड्स के लिए अलग होता है, उन्होंने एक्सेप्ट लिक्विड फंड लिख भी दिया, बहुत आसान कर दिया। फिर एनएवी क्या होगी इस केस में, बहुत आसान है हमारे लिए, और अगर 3:15 बजे करेगा तो डेफिनेटली आज की एनएवी एप्लीकेबल नहीं होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी में ग्रांट ऑमनीबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। बहुत ही आसान, ऑमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में आप रेगुलरली अगर रेगुलरली ट्रांजैक्शन कर रहे हो रिलेटेड पार्टी से, तो रेगुलरली तो ऑडिट कमिटी मीटिंग करके उसे अप्रूव नहीं करेगी, इसलिए 1 साल के लिए हम ऑमनीबस अप्रूवल लेने का प्रोविजन रखते हैं। और डेफिनेटली आपको वही लिखना है, ऑमनीबस अप्रूवल के लिए ऑडिट कमेटी कैसे डिसाइड करेगी, क्या क्या चीजें ऑडिट कमेटी फाइनल करती है। हमने पढ़ा था कि वो ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी, प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस सब फाइनल करके आपको अप्रूवल देती है 1 साल तक के लिए मैक्सिमम। तो वो पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा था, हमें वही लिखना था। सिंपल और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड के आप सीए से, लिस्टेड कंपनी है और ईयरली कंप्लायंसेस चाहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। फिर से क्वार्टरली नहीं पूछा, बहुत ज्यादा थे, हाफ ईयरली भी थोड़े से अजीब सी थ्योरी है, बट ईयरली कंप्लायंसेस बहुत आसान है। पूरी टेबल हमने याद की हुई है, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कंप्लायंस, और कुछ ऐसे कंप्लायंस जो किसी पर्टिकुलर इवेंट होने पर, इवेंचुअल कंप्लायंस में हमने सारी लिस्ट पढ़ी हुई है, वो ईयरली कंप्लायंस आपसे पूछ लिया। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन। अभी तक सब डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ओपन ऑफर विड्रॉ नहीं किया जा सकता, कमेंट कीजिए। ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, ये बात कर रहे हैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन टेक ओवर कोड 2011 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं ओपन ऑफर विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो आपको लिखना तो यही है कि यस, ओपन ऑफर विड्रॉ तो नहीं किया जा सकता, बट इन सर्टेन सिचुएशंस ओपन ऑफर विड्रॉ किया जा सकता है। तो हमें वही लिखना था, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। तो अब इसको नहीं लिखना था आपको। कई बच्चे कह रहे हैं हम तो क्या, हम जो हम याद करके गए वो तो इन्होंने लिख दिया। तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन उस पॉइंट पर कुछ बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है कि ओपन ऑफर विड्रॉ नहीं किया जा सकता। डिस्कशन इस मुद्दे पर है कि कौन कौन सी सिचुएशंस में विड्रॉ किया जा सकता है, तो हमें वो लिखना चाहिए था। 2A सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन था 2 कर लीजिए या 2A कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट उसमें भी पार्ट ए, सुजान लिमिटेड टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है। यस, याद करो, टॉप 1000 के लिए कुछ प्रोविजंस अलग एप्लीकेबल हैं एलओडीआर में। तो वही कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेस्पेक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे एडवाइस चाहता है, बोर्ड मीटिंग की कोरम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ लिस्टेड एंटिटी बाय अ डायरेक्टर। बहुत आसान सा क्वेश्चन। 1000 कंपनीज पर मिनिमम बोर्ड की लिमिट है कि मिनिमम आपके यहाँ लाइक 6
डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए बोर्ड में, ऐसा कुछ उन्होंने अब कर दिया है, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो याद कीजिए कई बार आया एलओडीआर में, अब तो टॉप 1000 पर ये, टॉप 500 पर ये, टॉप 2000 पर ये। वैसा ही एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ डिस्कशन करने लायक चीज भी है। अभी तक सब कुछ बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। फिट टू बी, डीपी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं डीआईएस का इशू और उसके वेरिफिकेशन की प्रोसीजर क्या फॉलो करनी चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन, कितना पकड़ पकड़ के इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिट के केस में आपको पढ़ा है कि भाई डीआईएस बहुत अच्छे से पढ़ लो, जैसे बैंक में चेकबुक वैसे ही यहाँ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, उसको इशू करते टाइम कौन सी आपको ध्यान में रखनी है बातें, कौन से सिक्योरिटी एस्पेक्ट ध्यान में रखने कि नंबर्ड होने चाहिए, सीरियल नंबर होने चाहिए, आपके पास बैक ऑफिस में डेटा होना चाहिए किसको कौन सा डीआईएस इशू किया, लूज स्लिप्स भी इशू किए हैं उसका भी डेटा रखिए, और जब फिर वो साइन करके आपको ट्रांसफर करने के लिए आपके पास आए तो वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, उसके लिए भी हमने चीजें पढ़ी थी, राइट। तो वही यहां पर लिखनी थी। अगेन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता था। ईसॉप वाले चैप्टर में शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, कितना टफ चीजें हमने पढ़ी, बट क्वेश्चन क्या पूछा, डायरेक्ट रूट और ट्रस्ट रूट में डिफरेंस बताइए। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन। ट्रेडिंग प्लान का क्वेश्चन आ गया यार। अच्छा, बच्चे डरते हैं टेक ओवर कोड और इनसाइडर ट्रेडिंग में, बहुत डरते हैं। टेक ओवर कोड में तो खैर ज्यादा ही डरते हैं, और आया क्या अब तक कि ओपन ऑफर विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अभी तक पहला एक क्वेश्चन यही हमने टेक ओवर कोड में देखा, और बार बार पकड़ पकड़ के कह रहा था टेक ओवर कोड में डरो मत, एटलीस्ट जो 4-5 बेसिक चीजें वो तो पढ़ लो, उनमें से भी आएगा एक क्वेश्चन। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में डरते हो आप लोग, क्या पता सर क्या क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या आया, ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान का रूल है कि जब आपके पास यूपीएसआई हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते उस दौरान, लेकिन ट्रेडिंग प्लान उसका एक एक्सेप्शन है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग प्लान और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स। बताओ अब आप ट्रेडिंग प्लान बताइए कि एडवांस में मैं बता दूं कि मैं इस दिन ये ट्रेडिंग करूंगा, इसलिए इसको यूपीएसआई के बेसिस पर की हुई इनसाइडर ट्रेडिंग मत मानना, और उसके एलिमेंट्स बताइए। तो ट्रेडिंग प्लान कैसे सबमिट करोगे, क्या चीजें बताओगे, कौन अप्रूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग कैसे एग्जीक्यूशन करना होगा। ट्रेडिंग प्लान पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। सिंपल सा क्वेश्चन, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते बट स्टिल पढ़ते जरूर है कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, रिकवरी ऑफिसर कैसे प्रोसीड करेगा पेनल्टी एटसेट्रा आपसे रिकवर करने में। तो लाइक वो आपके अकाउंट सीज कर देता है, क्या क्या चीजें करता है, हमने पढ़ी थी। बहुत आसान क्वेश्चन। अगेन अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिस पर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें लिखना क्या था। 2A1 एलओडीआर का फिर से एक क्वेश्चन। हाँ, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी पर आपको आंसर लिखना था। तो एनआरसी और आरएमसी पर शॉर्ट नोट लिखना था। अगेन कुछ डिस्कशन करने लायक नहीं। साक लिमिटेड एक कंपनी है जिसके जो लिस्टेड है दोनों नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज पर, डिलिस्ट करना चाहती है बोथ स्टॉक एक्सचेंज से, मींस डेफिनेटली आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। इस डिलिस्टिंग के दौरान ओपन ऑफर उन्हें देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा। अब 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे। कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, जानते हो आप। पहले तो एस्क्रो अकाउंट खुलवाइए, फिर जिन जिन लोगों के शेयर टेंडर हुए और पैसे उनके शेयर्स फाइनली सही तरीके से टेंडर हुए, एक्सेप्ट हुए, उनको आपको पैसा देना है, कितने दिन में देना है, कैसे देना है, एस्क्रो अकाउंट से क्या करना है, आप पढ़ चुके हो। और फिर जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है उनको क्या राइट है, हमने पढ़ा 1 साल तक उनको भी राइट है कि जिस प्राइस पर फाइनल प्राइस जो हुई थी, जिस पर आपने फाइनली शेयर्स खरीदे डीलिस्टिंग के केस में, उसी पर आप इनके भी खरीदें फिर, अगर ये 1 साल के विदिन अप्लाई कर देते हो तो। एस्क्रो अकाउंट तभी बंद करना जब सबका पेमेंट हो जाए, ठीक है। सीएस को क्या रिकॉग्निशन दिया हुआ है एलओडीआर में। अरे यार, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन हमने पढ़ा है कि ये वाला हाफ ईयरली कंप्लायंस करवाओगे तो प्रैक्टिसिंग सीएस का यहाँ पर आपको लिखना होगा, है ना। वो जो लास्ट में जाके हम पढ़ते हैं एलओडीआर वाले चैप्टर में, रोल ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो कौन कौन से कंप्लायंस में आपको सीएस का सर्टिफिकेट लगेगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बताइए। अब ये मैं क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं करना चाहता, ऐसा है। यूपीएसआई क्या है, और 2 चीजें बतानी थी। आरबीआई ने एसएलआर बढ़ा दिया, क्या इससे प्राइस अफेक्ट होती हैं। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डिस्कशन करके लिखना चाहिए था कि यस, एसएलआर जब लिक्विडिटी रेशियो आरबीआई चेंज करती है तो कहीं ना कहीं बैंकों पर कुछ इंपैक्ट आता है, बैंक की वजह से शायद लेंडिंग पॉलिसीज पर इंपैक्ट आए। तो बाजार का एक तबका जरूर है जिसके आरबीआई जब भी पॉलिसीज चेंज करेंगे डेफिनेटली। अब ये बच्चे कह रहे हैं कि सर ये यूपीएसआई थोड़ी है तो पब्लिश हो गई। बेटा उन्होंने पूछा ही नहीं था कि अनपब्लिश्ड है और प्राइस, उन्होंने केवल पूछा था क्या ये प्राइस सेंसिटिव है। खेल गए वो आपके साथ, केवल ये पूछा था क्या ये इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव है, मतलब क्या इनके मार्केट में आने पर
प्राइस अफेक्ट होगी, ये दिखना था, ये नहीं सोचना था कि ये तो पब्लिसिटी हो गई, अब क्या क्या मार्केट में आने पर प्राइस अफेक्ट होगी, दैट इज प्राइस सेंसिटिव। यू उन्होंने आगे नहीं लिखा था, अनपब्लिश्ड नहीं लिखा था। बायबैक करना चाहती है एक लिस्टेड कंपनी, 3 चीजें बताई है। एस्क्रो अकाउंट में पैसा कैसे डिपॉजिट करते हैं, अब यार कितने से, अब बायबैक में भी इतना सिंपल क्वेश्चन पूछना था इनको, कितना सिंपल है। अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं, यस सेबी के एक अमेंडमेंट के बाद कर सकते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करनी हमने पढ़ी है। और बायबैक प्रोसेस की कंप्लीट करने की टाइम लिमिट, तो ये तो एक लाइन में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी शुरुआत के 2 क्वेश्चन में तो आपके पास लिखने को अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। 200 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है कंपनी एक्नो एज लिमिटेड, बुक बिल्डिंग मेथड से ला रही है, प्राइस बैंड 500 से 600 रुपए तय किया गया। अब आपसे कह रहे हैं मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू और मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन वन एप्लीकेशन, 10,000 से 15,000 के बीच में, यही करते हो, 10,000 से 15,000 के बीच में आपको तय करना होगा। और लॉट साइज इस तरीके से तय करनी होगी कि एक एप्लीकेशन की वैल्यू 10,000 से कम ना हो, 15,000 से ज्यादा ना हो। एप्लीकेशन पर मिनिमम कितना सम पे करना होता है, तो आप जानते हो पूरा भी मंगवा सकते हो या एटलीस्ट 25% तो आपको मंगवाना होता है। कितने टाइम पीरियड के लिए ओपन होगा, आप जानते हो 3 दिन से 7 दिन, बट अगर कुछ केसेस में बढ़ाना पड़े तो मैक्सिमम 3 दिन का एक्सटेंशन, टोटल करके 10 दिन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्राइज वैल्यू, तो एंटरप्राइज वैल्यू का टेक ओवर कोड में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि क्वेश्चन आएगा, बट आ गया टेक ओवर कोड के अकॉर्डिंग एंटरप्राइज वैल्यू, वो आपसे पूछ रहे थे। आगे वाधवानी एंटरप्राइज लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, उन्होंने आईपीओ लाने का डिसाइड किया, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया, कंपनी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने जा रहे हैं, और कंपनी अभी एक सेबी के सर्कुलर को कलेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है। यहां पढ़ते समझ में आ जाता है कि अप्लाई करेंगे अब किसके लिए, इनफॉर्मल गाइडेंस के लिए, राइट। अब लेकिन एक डाउट आता है कि क्या एक कंपनी जो अनलिस्टेड है वो अप्लाई कर सकती है इनफॉर्मल गाइडेंस के लिए, आंसर है नो। लेकिन वही एक चीज हमने पढ़ी है कि वो कंपनी विच इज गोइंग टू बी लिस्टेड वो आईपीओ, वो इनफॉर्मल गाइडेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। तो यस, पहला क्वेश्चन, इनफॉर्मल गाइडेंस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, टेक ओवर कोड में जो अक्वायरर है वो अप्लाई कर सकता है, मार्केट इंटरमीडियरीज अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनी अप्लाई कर सकती है, वो कंपनी जो लिस्टेड होने जा रही है वो अप्लाई कर सकती है। और क्या ये कंपनी अप्लाई कर पाएगी, यस अप्लाई कर सकती है। कौन कौन से मैटर हैं जिन पर गाइडेंस नहीं ली जा सकती, ग्रेट, पढ़ा है हमने, राइट। चलिए 4A पोर्टेबल मार्केटिंग लिमिटेड का क्वेश्चन है, पेड अप कैपिटल 500 करोड़, 50 करोड़ के 10 रुपए, 50 करोड़ शेयर हैं 10 रुपए वाले। बोर्ड स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है, और अरे ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया। 3 प्राइस होंगी 26 वीक के, लास्ट 26 वीक के हाई और लो का एवरेज, है ना। तो अब इसमें डाउट केवल यही रहता है कि कहां से लेकर प्राइस लें, पिछले 26 वीक कहां से काउंट करें। तो हम कहते हैं रिलेवेंट डेट से पिछले 6 वीक, 26 वीक और 2 वीक। तो क्वेश्चन है रेलिवेंट डेट किसको मानेंगे, तो हमने बहुत अच्छे से ये रेलिवेंट डेट याद की हुई थी, मैं आपको वापस अगर लिए चलता हूं, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको स्वेट इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में ले चलता हूं। और स्वेट इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि उन्होंने बकायदा, हमने कट ऑफ रेलिवेंट डेट का प्रोविजन पढ़ा हुआ है, और रेलिवेंट डेट के प्रोविजन में हमको लिखा हुआ था कि वो बोर्ड मीटिंग जो हुई है उसके पिछले कितने दिन, तो हमने कहा था लाइक वो 30 दिन। तो देखो चैप्टर नंबर 10 पर चलते हैं, और स्वेट इक्विटी शेयर्स की 26, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन, सर 2-2 प्राइस क्यों दी पिछले 6 वीक की। तो पहले तो आप समझो, आपको घुमा रहे हैं कि एक्चुअली उन्हें आपसे क्वेश्चन यही पूछना है कि रेलिवेंट डेट इस केस में होगी क्या, रेलिवेंट डेट होगी क्या, ठीक है। देखो पिछले 26 वीक के हाई और लो का एवरेज, पिछले 2 वीक के हाई और लो का एवरेज, कहां से, रेलिवेंट डेट से। अब रेलिवेंट डेट क्या है यार, 30 days prior to the date on which the meeting of the general body of shareholder is convened। तो जनरल मीटिंग जहां से हुई वहां से 30 दिन के पहले वाली डे। जनरल मीटिंग कब हुई है, 27 मार्च, तो 26 फरवरी रिलीवेंट डेट। यहां से पिछले 6 वीक का एवरेज 550, और यहां से 2 वीक 575, विच एवर इज हायर 575, ठीक, इट्स इट। ऑल राइट, यही यहां पर लिखा है, यही लिखा है 26 वीक 2 वीक का एवरेज, बस। तो 550, 575, विच एवर इज हायर 575। तो आपसे यही पूछ रहे हैं, स्वेट इक्विटी की कंडीशन बताइए। आप जानते हो क्या स्वेट इक्विटी शेयर प्रमोटर को इशू किए जा सकते हैं?
कौन से केस में प्रमोटर को इशू किए जा सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स? पढ़ा है आपने? बहुत कंफ्यूजन था, मुझे समझ नहीं आया बच्चों को इस पूरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्यों था, बट मैं आपको बता दूं उसका भी हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि क्या स्वेट इक्विटी शेयर प्रमोटर को इशू किए जा सकते हैं। मैं एक मिनट आपको बता दूं, ये रहा, किए जा सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करवाना है, प्रमोटर उस रिजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट? यही प्रोविजन था। क्या पता कनेक्ट क्यों नहीं हुआ बच्चों को, या क्वेश्चन कनेक्ट नहीं हुआ, बट बहुत सारे डाउट्स थे इस क्वेश्चन में। इसमें रेलिवेंट डेट क्या होगी? रेलिवेंट डेट का आंसर लिखना था पहले थ्योरी, और फिर उसके बाद के 26 फरवरी रेलिवेंट डेट होगी। क्या मिनिमम प्राइस है जिस पर स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाने चाहिए? 575। करुणा लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है, कंपनी ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना चाहती है। ओके, आईपीओ आया, प्रमोटर अब कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना चाहते हैं। ओके, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्ट चेंज करोगे। डिसेंटिंग शेयर होल्डर जिन्होंने अगेंस्ट में वोट दिया था, 25% से कम, 75 से कम अभी पैसा यूटिलाइज हुआ है, 10% से ज्यादा शेयर होल्डर डिसेंटिंग है, तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी। ऑल राइट, क्लियर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर कौन है? एलिजिबिलिटी क्या है शेयर होल्डर की अवेलिंग द एग्जिट ऑफर करने में? वही एलिजिबिलिटी है, 10% से ज्यादा अगर वो हैं तो डेफिनेटली उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। एग्जिट ऑफर प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे ये भी हम जानते हैं, वही यार एग्जिट ऑफर प्राइस वैसे ही जैसे टेक ओवर कोड में आप कैलकुलेट करते हो। पिछले 52 वीक्स में अगर कुछ एक्विजिशन किए तो वो देखना है, 26 वीक में एक्विजिशन किए तो वो देखना है, लास्ट 60 दिन की ट्रेडिंग प्राइस का एवरेज आपको करना है, यही पढ़ा था हमने। अब यार मैं 5 ऐसे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं समझ सकता, एफसीसीबी, एफसीईबी, और एफसीसीबी एफसीईबी छोड़ो, मैं आपको जब भी डिवेंचर और कन्वर्टिबल डिवेंचर सिखाता हूं हमेशा एक चीज सिखाता हूं बहुत अच्छे से कि कन्वर्जन रेशियो डिसाइडेड है, कन्वर्जन प्राइस डिसाइडेड है। अब उस दिन ऑप्शन अगर इन्वेस्टर के पास है तो वो कैसे डिसाइड करता है कि कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, हर जगह सिखाया हुआ है। इसमें तो मुझे बिल्कुल पता है, हमारी बैच के स्टूडेंट्स, हमारी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से इसको तो ऐसे ही कराएंगे, बोले ठीक है यार ये तो हम क्लास में जाने कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। 1000 रुपए इशू प्राइस थी उसकी, और मैच्योरिटी 5 साल बाद, कन्वर्टिबल है 500 पर शेयर, ₹500 पर शेयर पे, ठीक है। तो मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 500 रुपए में उस दिन आपको शेयर मिलेंगे। एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर मिलेंगे? डेफिनेटली 2 शेयर मिलेंगे, तभी तो एक शेयर 500 रुपए पे मिल रहा है। इवॉन ने 20 बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन मैच्योरिटी डेट पर इक्विटी की मार्केट प्राइस 400 है। भैया इवान को बोलो कि यहां से तू मैच्योरिटी करवा ले, क्योंकि 400 रुपए का शेयर 500 में मिल रहा है। बेट अगर तुझे खरीदना भी है ना तो मार्केट से खरीद ले 400 में, कन्वर्जन एक्सरसाइज मत कर, मैच्योरिटी करवा ले। पढ़ा है हमने, मुझे लगता है आपको समझ। और अगर ऐसे करेगा, कन्वर्ट करवाएगा तो 20 बॉन्ड के बदले में 40 शेयर मिलेंगे, लेकिन अगर मैच्योरिटी करवा लेगा तो 1000 बॉन्ड के बदले में तुझे मिलेंगे, 20 बॉन्ड के बदले में इसको मिलेंगे 20,000 रुपए, और उससे अगर इक्विटी खरीदेगा 20,000 डिवाइडेड बाय 400, 50 शेयर मिलेंगे। तो बेटर टू बाय फ्रॉम द मार्केट रेडर टू कन्वर्ट, राइट? तो तू पैसा वापस ले इवान, और कन्वर्ट मत करवाना, तुम तो खरीद लेना अगर खरीदने भी है शेयर कंपनी के ही तो। नेक्स्ट, गुड लक फाइनेंस लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, 20 लाख इक्विटी शेयर है, 180 रुपए के। कंपनी ग्रीन शू ऑप्शन ला रही है, निशान को स्टेबलाइजिंग एजेंट बनाया, लिस्टिंग प्राइस गिरने लग गई। निशान कितने शेयर खरीद सकता है, जो बैलेंस शेयर बचेंगे उनका क्या करेंगे, सब प्रोविजन हमने पढ़े हुए हैं। ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन बहुत कम होता है कि मार्केट प्राइस गिरने के वक्त लाया जाए, जनरली बढ़ने के वक्त लाया जाता है। गिरती भी है तो भी हमारी प्राइस, हमको ज्यादा नुकसान होता है और उल्टा हमारी इमेज और ज्यादा खराब होती है। उस केस में भी हम ग्रीन शू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लिमिट दी हुई है, मैक्सिमम कितने शेयर्स आप कर सकते हो और कितने दिन तक ये काम कर सकते हो, और जो शेयर्स बचेंगे या पैसा बचेगा उनका आईपीएफ में क्या करोगे, वो प्रोविजन हमने पढ़े, वो आंसर यहाँ पे लिखना था। यार ना, मतलब डिसअपॉइंट कर दिया इंस्टीट्यूट ने, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। 5C 15 लाख रुपए का पब्लिक इशू है, 15 लाख इक्विटी शेयर्स का, प्राइस बैंड 500 600। अब कह रहे हैं बताइए इस क्वेश्चन में कट ऑफ प्राइस क्या होनी चाहिए, बस जहां 15 लाख शेयर फुलफिल हो जाए। कहां से स्टार्ट करेंगे? 600 से, 600 से स्टार्ट करो सबसे पहले, 7 लाख शेयर खत्म, बचे कितने? 8 लाख। 595 वालों को भी अलॉट करो, फिर 3.5 लाख और अलॉट हो गए,
तो 8 लाख माइनस 3.5 लाख, 4.5 लाख और बचे। फिर 590 वालों को भी करना पड़ेगा, 140, 410 बचे। 585 वालों को भी करना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएंगे 7 और 3 50, 10 50 प्लस 140, 1190 प्लस 10, 12 लाख प्लस 1, 13 लाख। फिर 575 वालों को भी कर दो, 2 लाख, 15 लाख शेयर खत्म हो गए। मेरे इंस्टीट्यूट से केवल एक डिसअपॉइंटमेंट है कि सर अच्छा है आपने पेपर आसान बनाया, एटलीस्ट 575 पर 4 लाख कर देते तो बच्चों को ये तो लिखना होता कि 575 वालों को प्रोराटा मिलेंगे, अभी तो मजा आ गए। तो कट ऑफ प्राइस फाइनली 575 होगी, सबको इतने पर ही शेयर मिलेंगे, इस फाइनल प्राइस। ठीक है, पार्ट बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, प्रिवेंटिव सर्विलियंस बताइए। सर्विलियंस 2 तरह के होते हैं, मार्केट खत्म होने के बाद या इवन मार्केट हार्स के बाद, मार्केट हार्स के दौरान, और कुछ गलत हो उसके बाद या कुछ गलत हो उसके पहले ही, प्रिवेंटिव सर्विलियंस। डिबेंचर ट्रस्टी, मार्जिन्स रटे हुए हैं आपको, मार्जिन क्यों लाए, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, राइट, याद है आपको। ट्रेडिंग मैकेनिज्म पर शॉर्ट नोट लिखिए। अब ये क्वेश्चन मॉड्यूल में कहीं नहीं है, लेकिन हम स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म जहां से स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, ब्रोकर के थ्रू कैसे ऑर्डर जाता है, पूरा जो हम एक पूरा ग्राफ बनाकर देखते हैं, चार्ट बनाकर, वो ट्रेडिंग मैकेनिज्म आपको यहाँ लिखना था। एफपीआई पर शॉर्ट नोट बोला था मैंने, एफपीआई एआईएफ दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ये रहा 3 नंबर का एफपीआई का क्वेश्चन। नाउ इसी का ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, शॉर्ट नोट सबके पास, कॉपी में अलग से लिखवाता हूं, सबको रटा हुआ होता है, फ्यूचर और ऑप्शन की थ्योरी लिख दी होगी आपने। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं आपकी दिल की धड़कनें अभी नहीं बढ़ाना चाहता इस क्वेश्चन को करवा के, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाएंगे इसका आंसर देखने के बाद। बट यस, फ्यूचर एंड ऑप्शन का क्वेश्चन है, फ्यूचर के सेटलमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपको स्टिल पूछना है इसका आंसर तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, बट जस्ट वेट, क्योंकि कई लोग फिर टेंशन में आ जाएंगे। वैसे तो 3 नंबर का वो क्वेश्चन है, बट स्टिल फ्यूचर का क्वेश्चन था। 210 रुपए पे शेयर खरीदे थे उसने, हेज करना चाहता है अपनी पोजिशन को। और वैसे भी क्वेश्चन नंबर 6 इतना आसान था कि मुझे नहीं लगता कोई 6A पर गया होगा, बट कुछ बच्चों ने 6A अटेंड करना उचित समझा, पर मेरी एडवाइस है ऐसे क्वेश्चन में 6 ही अटेंड कर लेते, ज्यादा अच्छा होता। बल्क डील और ब्लॉक डील में डिफरेंस बताइए, कितना अच्छे से पढ़ा था, है ना। एक का ट्रेडिंग सेशन ही अलग होता है, एक ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन ही होती है, एक में अमाउंट मैटर करता है, एक में परसेंटेज मैटर करता है। बल्क डील ब्लॉक डील दोनों आपको पता है यार, इस पर तो हमने कितना कुछ पढ़ा था। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डिफरेंस, किसने सोचा था यूट्यूब का एक वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होते हैं और डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस बताइए। यूट्यूब का वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन पेपर खत्म। मैंने पिछले 4-5 अटेम्प्ट में इससे आसान सिक्योरिटी लॉ का पेपर नहीं देखा, और मैंने इस बार तो किसी से ये भी नहीं सुना, बच्चों से भी नहीं सुना सीरियसली, कि सर क्वेश्चन पेपर अटेंड नहीं हो पाया, क्योंकि पार्ट भी तो कितना छोटा सा और कितना आसान सा पार्ट बनाकर उन्होंने दिया आपको। तो पार्ट बी में कितने आसान से क्वेश्चन पूछे, 5th और 6th क्वेश्चन पार्ट 2 में, तो मुझे लगता है बहुत आसान पेपर था। और डेफिनेटली आई होप दैट यू ऑल विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स जब भी रिजल्ट आएगा। तो ये था सिक्योरिटी लॉ का पेपर रिव्यू। थैंक यू सो मच।